हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक। लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो बाकी के जो बचे हुए पोर्शन हैं उनको भी ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ पोर्शन है जो लिखे हुए हैं, कुछ पोर्शन हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे और साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ज्योग्राफी इसमें क्या है, क्या ज्योग्राफी हमें लिंक करनी होती है, कौन से मॉडल्स हमें लिंक करने हैं, ये सब हम लोग डिस्कशन करने के दौरान में ऐड ऑन करते रहेंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सकें एंड यू कैन राइट योर ओन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ IRNSS नाविक प्रोग्राम ऑन द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों से लगातार सैटेलाइट डेवलपमेंट पर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी देखिए ये हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है इस पर क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे यही कंटेंट आपको एज इट इज़ उठा करके लिख देना है और मतलब कंटेंट क्वेश्चन को जैसा भी रहेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अरेंज कर दीजिएगा क्या चीज़ है। जो मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे दैट मॉडल अगेन यू कैन राइट और वही एज इट इज़ भी उतार सकते हैं। इनफैक्ट आगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस अभी जब करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया एक नेविगेशन सिस्टम के बारे में बता दिया गया है, एक प्रोग्राम के बारे में बता दिया गया है दैट इज़ IRNSS और इसमें नाविक को यूज़ किया गया है और आपको बताना है कि इसका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से क्या रोल, मतलब इस प्रोग्राम का क्या रोल बैठ रहा है। अब इसके देखिए अगर हम लोग बात किया जाए सबसे पहले ये तो देख लेते हैं कि IRNSS प्रोग्राम क्या है और इससे क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो यहाँ पर एक कंटेंट लिखा गया है कि IRNSS एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इट इज़ डिज़ाइंड टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया एज वेल एज द रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्रीज। अब देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक तो पार्ट आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक्यूरेट सिस्टम देखने को मिल रहा है, एक्यूरेट सिस्टम, और दूसरा ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 1500 किलोमीटर अगर बाउंड्री के बियॉन्ड हम लोग देख पा रहे हैं तो हमारे लिए ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे लिए एक सैटेलाइट सिस्टम जो हमारे इनपुट्स देगा वो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर इसके हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ हमारे पास एरियल, टेरेस्ट्रियल एंड मरीन नेविगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम आगे आने वाले टाइम पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और अधिक और बेहतर बना सकते हैं। साथ में टेरेस्ट्रियल और एरियल नेविगेशन के माध्यम से हम यहाँ पर चीज़ों को प्रॉपरली लोकेट कर पाएंगे। लोकेट करने का मतलब ये हो गया कि हम इसकी रियल टाइम पोजीशनिंग देख सकते हैं कि आखिर में जो हमारा सामान है या जो हमारा कार्गो है या फ्रेट है वो कहाँ तक पहुँचा है। इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे रेलवेज़ हो गया या रोड हो गया, इनको भी हम लोग ट्रैक कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और जब ट्रैकिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगी तो यहाँ से हमारी ट्रांसपेरेंसी भी और बेहतर होती जाएगी और साथ में कहीं ना कहीं एक डिमांड जो जनरेट हो रही है वो भी जनरेट होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द कार्गो मूवमेंट। दूसरा इसी तरीके से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी यहाँ पर हम लोग इसका सर्वे कर सकते हैं, एरियल सर्वे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर में किस तरीके का और कहाँ पर कितना डिज़ास्टर हुआ है और इस तरीके से हम लोग जो भी इम्पैक्ट उस इम्पैक्ट को एनालाइज कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट इम्पैक्ट वी कैन टेक सम मिटिगेशनल मेजर्स। कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रिवेंटिव और मिटिगेशनल मेजर्स हम लोग ले पाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से व्हीकल ट्रैकिंग और फ्लीट मूवमेंट का भी हो जाएगा जहां से आप ट्रांसपोर्ट वाले ही इस पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फ़ोन के साथ जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो इससे जो हमारा डेटा है वो लोकलाइज्ड रहेगा, यानी इंडिया का डेटा इंडिया में ही रह जाएगा। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि हम लोग GPS यूज़ करते हैं जो कि गूगल का है और गूगल एक US बेस्ड कंपनी है, तो हमारा सारा डेटा कहीं ना कहीं अल्टीमेटली US पहुँच जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स भी हैं और डेटा कहीं ना कहीं चाइना भी चला जा रहा है। इस डेटा के माध्यम से ही कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज़ हैं दे आर ऑब्जर्विंग द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर। इनफैक्ट जो लोकल पीपल है उनका एक पैटर्न, कंज्यूमर पैटर्न देखा जाता है और उसी के हिसाब से फिर जो बिजनेसेस हैं वो अपना रन करती हैं। इसके अलावा प्रिसाइज टाइमिंग हम लोग
नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे फिलहाल जैसे इसरो है, हम लोगों ने अपना इसरो डेवलप किया, धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि हम लोग सैटेलाइट सिस्टम में आज की डेट में मून के जो साउथ पोल है वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिसाइजनेस है, दैट प्रिसाइजनेस विद अ वेरी लो रिजोल्यूशन, यू वुड से लो इन द सेंस कि बहुत हाई रिजोल्यूशन के माध्यम से बाकी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जो हम लोग जा करके देख सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बारीकी से हम चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैपिंग और जियोडेटिक डेटा भी कैप्चर हो जाएगा। टर्शियल नेविगेशन एड फॉर ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर करने वाले लोग हैं, ट्रैवलिंग वाले लोग हैं, ये लोग भी जा करके अपना चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर द ड्राइवर भी हो जाएगा, जिससे हमारी सिक्योरिटी सिस्टम और बढ़ती जाएगी और साथ में हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल एग्जामिन बेसिकली करना है। तो इस क्रिटिकल एग्जामिनेशन में 2-3 चीज़ें होंगी जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है, एक तो डिफेंस में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि इसका यूज़ किया जा सकता है डिफेंस में, प्लस इन सब के अलावा हमारा रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। दिस इज़ रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पर ज्योग्राफी के इसको ज्योग्राफी किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से हम ज्योग्राफी बना सकते हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, दिस इज़ वेरी जनरल, और इनफैक्ट अगर ये जीएस के पेपर में भी रहेगा तो भी आप एज इट इज़ जितना कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया यही शायद उसमें भी लिख रहे होंगे। तो आखिर में इसमें ज्योग्राफी क्या है या किस तरीके से हम इसको ज्योग्राफी बनाएं, क्या लगता है आप लोगों को? कौन से मॉडल यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं? कोई मॉडल ऐसा क्लिक कर रहा है जिसका इस्तेमाल किया जा सके? यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, क्या कोई ऐसा मॉडल है जो कि सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट हो रहा हो, या फिर जो सैटेलाइट के इस प्रोग्राम की जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ में यहाँ पर ये रिलेट कर रहा हो? यस, देयर इज़ अ मॉडल, ऑल्दो दिस मॉडल इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द यू कैन से दिस प्रोग्राम, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिएगा ज़रा, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, इनफैक्ट बात कर रखी है रोस्टोव के मॉडल की, रोस्टोव का मॉडल। अब ज़रा समझिएगा इस रोस्टोव के मॉडल में क्या बताया गया है। यहाँ पर 5 सिस्टम के बारे में बताया गया है, 1, 2, 3, 4, 5। हालांकि ये सीढ़ी के फॉर्मेट में है, मैंने बस ऐसे ही बना दिया है कि आप चीज़ों को बस देख पाएँ। 3, 4, 5 ये हमारा अपर ग्रोथ के फॉर्मेट में है, लेकिन चलिए ठीक है, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। हम जो शुरुआत है यहाँ पर होती है प्रिमिटिव स्टेज थे, ये एक तरीके की प्रिमिटिव स्टेज होती है। जो स्टेज 2 होती है ये प्री टेक ऑफ होती है, दिस इज़ प्री टेक ऑफ। जो 3 होती है ये टेक ऑफ होती है। फिर इसके बाद से जो 4 होती है यह हमारा मतलब एक तरीके से कह लीजिए ग्रोथ फेज़ होती है, ये हमारा ग्रोथ होता है, मॉडर्नाइजेशन जिसको बोल सकते हैं। और 5th स्टेज होती है हाई कंजम्पशन स्टेज, जहाँ पर अब डेवलपमेंट हो चुकी है। अब अगर हम लोग इस सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू देखते हैं और हम लोग देखते हैं इसे एक तरीके से रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग जीपीएस के माध्यम से अगर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर देखें तो वी वर इन द प्रिमिटिव स्टेज। हम लोग दूसरे के सामान को यूज़ कर रहे थे, जैसे जीपीएस हो गया जो यूएस का है उसको यूज़ कर रहे थे, और उसी के बेसिस पर हम लोग अपना जितना भी सिस्टम है, जो भी काम है, वो सारे काम कर रहे थे। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने एक प्रिमिटिव स्टेज में थे। प्रिमिटिव स्टेज के बाद में हम लोगों ने ट्राई किया सैटेलाइट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया, चीज़ों को स्टडी किया, चीज़ों को एनालाइज किया, और अल्टीमेटली हम लोगों ने अपना खुद का IRNSS नाविक प्रोग्राम लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद में हमारा टेक ऑफ स्टेज आता है, जहाँ पर हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, और जो हमारा नाविक प्रोग्राम है उसी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करने के साथ साथ उसके जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं, और उसी के बेसिस पर आगे आने वाले टाइम में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब आगे ग्रोथ फेज आ जाएगी, जहाँ पर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। नाविक जो हमारा है वो सभी चीज़ों की रियल, एक्यूरेट और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देगा। तो इससे हम चीज़ों को और ज़्यादा बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर सकेंगे। हमारा जो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, इसे हम लोग बेहतर तरीके से रीजन टू रीजन को ऑब्जर्व कर सकेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ ना कुछ अपना एक्शन प्लान ले सकेंगे। 5th स्टेज में अल्टीमेटली जब हम लोग आ जाएंगे तो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है ये दूसरे कंट्री भी यूज़ कर रही होगी, और कहीं ना कहीं हम लोग एक इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर कंट्री में बदल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी एंड विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो रोस्टोव का मॉडल है ये मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रोस्टोव का मॉडल है ये ग्रोथ मॉडल है, और जो ग्रोथ मॉडल है वो आपको दिखाना है इन टर्म्स ऑफ द सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड IRNSS नेविगेशन सिस्टम। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? कंटेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है, और बाकी इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज करके लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड इन द इंडो पैसिफिक रियल्म विद रेफरेंस टू मरीन ट्रेड इन द रीजन। अब जरा यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी अगर सबसे पहले क्वेश्चन देखा जाए तो बोला जा रहा है जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताना है। जियोपॉलिटिकल क्या होती है? जब हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात होती है, लेकिन जब जियोपॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर हम पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर हम पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स क्या चल रही है? वर्ल्ड लेवल पर 1990s के दौरान में अगर बात करते हैं तो बाइपोलर वर्ल्ड जो था वो सिंगल, एक तरीके से कह लीजिए डिसइंटीग्रेशन के बाद में यूएस एक सुपर पावर के तौर पर निकल करके आया था। वही अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं या फिर 1955 के आसपास की बात करते हैं तो जो कंट्रीज़ थी वो सभी बाइपोलर वर्ल्ड हो रखी थी, या तो वो यूएस कैपिटलिस्ट या फिर वो यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री के फॉर्मेट में वर्ल्ड डिवाइड होकर के रखा हुआ था। धीरे धीरे आज की डेट में अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ एग्रेशंस के कारण से अब हमें चाइनीज़ मोनोपोलिस्टिक नेचर देखने को मिल जाता है हमारे इस वर्ल्ड पे। साथ ही साथ में जो अफ्रीका है यहाँ पर भी मल्टीपार्टाइड वॉर देखने को मिल रही है, जहाँ पर मल्टी पार्टी यानी कि कई सारे कंट्रीज़ मिल करके अल्टीमेटली यूज़ करना चाह रहे हैं रिसोर्सेज को। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा अगर आज की डेट में देखते हैं तो आज की डेट में जो वर्ल्ड वॉर चल रही है वो डेटा वॉर चल रही है कि डेटा कौन कितना गैदर कर ले रहा है, किसका डेटा किसने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो ये हो जाती है हमारी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को लेकर के। दूसरा है यहाँ पर क्वाड के बारे में। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड? क्वाड के बारे में आप लोग मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे। क्वाड यहाँ पर एक ग्रुपिंग बना करके रखी गई है जिसमें बेसिकली 4 कंट्रीज़ हैं। इसमें एक कंट्री आपको देखने को मिल रहा है यूएसए, दूसरी है इंडिया, तीसरी है जापान और चौथी है ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसको एक मैप के फॉर्मेट में देखें तो हमारे पास में इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारा सपोज दिस इज़ 1 सेकेंड, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका हो जाता है, ये हमारा साउथ अमेरिका इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद से हमारा मान लेते हैं कि दिस इज सपोज अफ्रीका पोर्शन हो गया, ये मान लेते हैं कि अफ्रीका हो गया, ये हमारा यूरोप का पोर्शन है, ये मान लेते हैं कि हमारा एशिया का पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ से आ गया, और इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका हो गया, दिस इज मेडागास्कर, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो आ जाती हैं, ठीक है, ये सब आ जाती हैं। फिर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जो पार्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज़ व्हाट? दिस पार्ट इज़ पैसिफिक। ये हमारा पैसिफिक का पार्ट आ जाता है। अब यहाँ पर ज़रा कंट्रीज़ को देखिएगा और ज़रा देखिएगा कि ये किस तरीके से हमारे मतलब इंडो पैसिफिक में आ रही है। दिस इज़ इंडो पैसिफिक। अब जरा कंट्रीज़ को यहाँ पर देखते हैं जो जो इन्वॉल्व यहाँ पर है। कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? इंडिया इन्वॉल्व है, तो एक पार्टनर कंट्री ये हो गई, दूसरी यूएसए इन्वॉल्व है, दूसरी कंट्री ये हो गई, तीसरा ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, तीसरी कंट्री यहाँ पर ये हो गई, और चौथी कंट्री यहाँ पर जापान इन्वॉल्व है, दिस इज जापान। चारों कंट्री को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इंडो पैसिफिक में ही हमें देखने को मिल रही है, इंडो पैसिफिक रीजन में ही मेनली देखने को मिल रही है। अब इस इंडो पैसिफिक में अगर आप देखेंगे दिस रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे रिसोर्सेज यहाँ पर हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के फॉर्मेट में, प्लस यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी है, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, प्लस साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर चाइनीज़ एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, चाइनीज़ एग्रेशन। अब ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है वो कई सारे फॉर्मेट में है। कई सारे फॉर्मेट का मतलब जैसे कि अब इन्होंने अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना के रखा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना करके रखा हुआ है, प्लस साथ में इन्होंने जो स्प्राटली और यहाँ पर साउथ चाइना सी के बीच में आइलैंड्स हैं इन पर भी कैप्चर करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस क्वाड के बेसिस पर वी कैन काउंटर, हम लोग काउंटर कर सकते हैं चाइना को। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये हमारा क्वाड की ग्रुपिंग भी सामने देखने को मिल जाती है। यू कैन ड्रॉ दिस मैप और दिखा सकते हैं कि किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है चाइना को। फिर हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है इंडो पैसिफिक रियल्म को लेकर के। अब देखिए यहाँ पर जो एक पार्ट लिखी गई है दैट इज़ रियल्म लिखा गया है। अगर आप रियल्म के बारे में जानते होंगे तो रियल्म एक तरीके का क्षेत्र होता है। इस रियल्म को लेकर के भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बातें कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द वर्ल्ड इन डिफरेंट रियल्म। हम लोग अलग अलग रियल्म में यहाँ पर डिवाइड करके रख सकते हैं। 6 तरीके के रियल्म बेसिकली बोले गए हैं और उसमें से एक हमारा जो रियल्म है वो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन या फिर इंडो पैसिफिक रियल्म भी आ जाता है। और उस इंडो पैसिफिक के बारे में अगर देखें तो हमारा जो ये क्वाड है कहीं ना कहीं इस चीज़ को कवर भी कर रहा है। आपको बताना है इस जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को बेस्ड ऑन द मरीन ट्रेड इन द रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं मरीन एरिया ही प्राइमरली हमारा ये पड़ रहा है। तो अब जरा 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या ज्योग्राफी है और किस तरीके से हम बाकी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन को जरा देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले जो बोला जा रहा है, कंटेक्स्ट आपको मिल गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक रीजन। तो आपको ये करना होगा, शुरुआत में आप दिखाइएगा इंडो पैसिफिक रीजन और उसको डिफाइन कर दीजिएगा कि आखिर में इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ पर है।
दूसरी चीज़, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को दिखानी होगी। इंपॉर्टेंस कहने का मतलब इंडो पैसिफिक में इंपॉर्टेंस क्या है। सो इंडो पैसिफिक की कई सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, इसके अलावा छोटे छोटे और भी आइलैंड्स हैं जो कि यूएस के कब्जे में, जैसे कि हवाई हो गया, मार्शल हो गया, ये आइलैंड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जापान, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो एक सेम लाइकली नेचर की हैं, और कहीं ना कहीं ये सभी सेम लाइकली नेशन जब आपस में मिल करके ट्रेड करेंगे और कहीं ना कहीं जब आपस में अपने एंगेजमेंट साथ में लेकर के आएंगे, तो इनकी जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग होगी दैट वुड बी डोमिनेटिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और कहीं ना कहीं इन सभी के सहयोग से इंडिया एक डोमिनेटिंग पोजीशन अपनी शो करेगा, क्योंकि इंडियन ओशियन के माध्यम से इंडो पैसिफिक एरिया में इंटर कर जाएगा इंडिया। दूसरा है मिनरल रिसोर्स को लेकर के। अब मिनरल रिसोर्स में भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा एरिया है या जो इंडो पैसिफिक का एरिया है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं यहाँ पर, प्लस साथ में नेचुरल गैस है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, तो कई सारे यहाँ पर हमें रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। एंड दीज रिसोर्सेज आर समहाउ यू कैन से मेकिंग द पावर, कहीं ना कहीं हमारे सुपर पावर के तौर पे देखने को हमें मिल जाते हैं। तीसरा यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के आ जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो रीजन है दिस इज़ नियरली 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो यहाँ पर ये 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कवर करता है, और इस वजह से कह सकते हैं कि अपने आप में जब ये ट्रेड होगा तो ये बड़ी पोजीशनिंग, बड़ी सारी चीज़ें लेकर के यहाँ पर आएगा। इसके अलावा कॉमर्स में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड है। 40% ऑफ द एक्सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, तो अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। 40% ऑफ एक्सपोर्ट देखने को मिल जा रही है। अब ये एक्सपोर्ट देखिए कई सारे एरियाज़ के थ्रू होकर के जाती है। मेनली जो हमारे पास में यूएस और जितनी भी कंट्रीज़ हैं दे आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं जापान, स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए इंडिया, श्रीलंका इस एरिया में चला जाता है। तो ट्रेड है तो अच्छा खासा एंगेजमेंट, अच्छी खासी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। मैरीटाइम ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे आइलैंड नेशंस हैं, और इस वजह से ये लोग मैरीटाइम ट्रेड करना पसंद भी करते हैं, एंड दे आर चीपर इन नेचर। और कहीं ना कहीं ये लोग इंटरनेट के सहारे और कम्युनिकेशन का भी इसी के थ्रू लाइंस वगैरह गई हुई है, इंटरनेट लाइन इसी के थ्रू गई हुई है। चौथा लास्ट एक पॉइंट आ जाता है काउंटर टू चाइनीज़ डोमिनेशन। कहीं ना कहीं चाइना का एक डोमिनेशन है इस एरिया में, और ये डोमिनेशन साउथ चाइना सी के फॉर्मेट में है, ट्रेड के फॉर्मेट में है। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री प्रेजेंस या फिर कॉमर्शियल प्रेजेंस के कारण से इस एरिया में इनकी डोमिनेशन होकर के रखी हुई है। इस डोमिनेशन को कहीं ना कहीं स्क्वाड ग्रुपिंग के थ्रू काउंटर किया जा सकता है, और इस वजह से भी इसकी जो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मरीन ट्रेड इन सब चीज़ों में डोमिनेटिंग है, बिकॉज दिस एरिया इज़ हैविंग वास्ट यू कैन से ओशियन पावर काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल जा रही है। एक पार्ट और यहाँ पर जो ऐड करना चाहें वो ये कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। सो कहीं ना कहीं इस एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी के अच्छे खासे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और इस कारण से भी कंट्रीज जब आपस में मिल करके आएंगी तो इस पर भी काम किया जा सकता है, विच कैन अगेन काउंटर चाइना एज वेल एज वर्क फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। सस्टेनेबल सोल्यूशन के तौर पर ये निकल करके आएगा। ये तो चलिए ठीक है, ये आराम से आप लोग लिख सकते थे। अब यहाँ पर सवाल उठता है फिर से कि इसमें ज्योग्राफी क्या है। तो यहाँ पर जरा ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत भी आ रही थी कि आखिर में ज्योग्राफी किस तरीके से इस तरीके के टॉपिक्स में हम इंटीग्रेट कैसे करें। जरा 2-3 चीज़ें हैं जो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तौर पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। जब हम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आना चाहिए आपके दिमाग में वो है रैडज़ेल का। तो रैडज़ेल की अपनी थ्योरी आ जाती है। रैडज़ेल ने अपने यहाँ पर एक कह सकते हैं कल्चरल रियल्म के बारे में बता रखा था, और इन्होंने नाम दिया हुआ था कल्चरल लैंडस्केप का। दिस इज कल्चरल लैंडस्केप। और ये जो कल्चरल लैंडस्केप थी वो पॉलिटिकल सेंस में थी, यानी कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकली द कंट्री कैन एक्वायर द एरिया, किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है। इसके अलावा इसी कल्चरल रियल्म का ही सहारा लेते हुए कई सारे और भी ज्योग्राफर आते हैं, जैसे हमारे पास एक आ जाते हैं ब्लाश एंड स्पेंसर। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक साहब आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रुक्स। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ब्रुक्स, सॉरी दिस इज ब्रुक्स वेब, नॉट रॉबर्ट, दिस इज ब्रुक्स वेब। और इनफैक्ट इन्होंने ही वर्ल्ड को 6 अलग अलग कल्चरल रियल्म में बांट करके रखा होता, कल्चरल रियल्म में बांट करके रखा है। तो एक पोर्शन तो यहाँ पर आपने जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का लगा दिया, और इन 3 ज्योग्राफर के नाम आपने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और इस तरीके से एक तो ये आपने थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यहाँ पर लिख दिया। दूसरा एस्पेक्ट देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है मरीन सुपर पावर की, मरीन सुपर पावर। और हमें पता है मरीन सुपर पावर
के लिए यहाँ पर यूज़ की गई है थ्योरी रिमलैंड की थ्योरी। जो दो जोग्राफर का नाम यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, एक आप ऐड कर सकते हैं अल्फ्रेड महान का, दिस इज़ अल्फ्रेड महान का नाम ऐड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्पाइकमैन की थ्योरी, दिस इज़ स्पाइकमैन की थ्योरी। तो ये दो पोर्शन आप यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड से यूज़ कर सकते हैं, जिसका आप आराम से मेंशन करके लेकर के आइएगा। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, क्वाड और बाकी इंडो पैसिफिक रियल्म के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया क्या चीज़ें आ रही हैं। सो दीज थिंग यू कैन राइट, ये आराम से आप लोग इनका मेंशन कर सकते हो। आई थिंक अब यहाँ पर ज्योग्राफी क्या है ये समझ में आ रही होगी और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है, एग्जामिन हाउ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT हैज़ बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन रीजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर रीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, तो कहीं ना कहीं रीजनल एनालिसिस, रीजनल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। जब हम रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ग्रोथ मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा ग्रोथ मॉडल। अब इस ग्रोथ मॉडल में हमारे पास थ्योरी आ जाती है रोस्टोव की थ्योरी, तो इस रोस्टोव की थ्योरी का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट 5 स्टेजेस दिखा करके आप चीज़ों को इम्प्रूवमेंट या फिर कह सकते हैं इसकी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये तो हो गया रीजन को लेकर के। बाकी इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट को लेकर के कई सारे लोगों ने भी बोली है, जैसे कार्ल सावर हो गए, इन्होंने भी रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात की हुई थी। सिमिलरली इसी तरीके से आप स्लूटर के बारे में बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने भी इसी सेम चीज़ के बारे में बात की हुई है। तो रीजनल जोग्राफर बाकी जो है आपके पास में इमैनुअल कांट वगैरह तो आ ही जाते हैं। तो कई सारी थ्योरीज़ हैं। बाकी हंटिंगटन का नाम, नॉट हंटिंगटन, हार्टशोन का नाम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हार्टशोन, ठीक है। तो ये लोग तो हमारे पास में रीजनल जोग्राफर के तौर पे आ जाते हैं। और ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने रोस्टोव की थ्योरी तो बात कर ही लिया है कि यू कैन राइट द ग्रोथ थ्योरी ऑफ रोस्टोव। अब यहाँ सवाल आता है कि किस तरीके से हम रीजनल डेवलपमेंट करें, यानी रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इस प्लानिंग का तरीका क्या होना चाहिए। तो इस तरीके को आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए अलग से देख सकते हैं, आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, सबके लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा एग्रीकल्चर को लेकर के। जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं और हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट सिस्टम हम ये चेक कर सकते हैं कि इसका प्रेशर, टेम्परेचर और साथ में रेनफॉल किस तरीके की होने वाली है। तो जितने भी मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनकी हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। दूसरी, सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, प्लस साथ में अगर किसी तरीके की मान लेते हैं डिजास्टर आने वाली है तो हम उसे कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। तो वेदर अपडेट देना ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इंडस्ट्रीज़ के बारे में इसी तरीके से आ जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, जैसे रोबोटिक सिस्टम हो गया विच इज़ अगेन ICT बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज की डेट में जमाना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज़ का इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काफ़ी कुछ यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो ये काम भी कहीं ना कहीं आप ऐड कर देंगे, हमारे इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। इन सब के अलावा अगर बात करेंगे तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे जो वेबसाइट्स हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सेल सर्विसेज हैं, इन सब चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्विसेज में आ जाएंगे तो सर्विसेज में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। सर्विसेज में जैसे अगर आप बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन पेमेंट ली जा सकती है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर ट्रेड की जा सकती है, बाकी GPS के थ्रू हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सर्विसेज में हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली इस रीजनल डेवलपमेंट का प्लान किया जा सकता है। बाकी इसी तरीके से सोसाइटी में आ जाएंगे तो सोसाइटी में हम भी अगर मान लेते हैं सपोज आप आते हैं तो यहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि ICT के थ्रू हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में वीडियो कॉलिंग के थ्रू लोग कनेक्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया जा सकता है, हिस्टोरिकल जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उनको आप ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं, ज़्यादा बेटर यहाँ पर टूरिज़्म एस्पेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, छोटे छोटे एरियाज़ का भी प्रमोशन हो जाएगा, एजुकेशन और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी और ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जा सकता है। बाकी एजुकेशन में आ जाएंगे तो टीचिंग लर्निंग एक तरीके से बोल सकते हैं आज पूरी की पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही हो चुकी है। कोविड के बाद से भी हम लोग भी देखिए लगातार मतलब इंटरनेट के सहारे एजुकेशन में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपके लिए काम आ जाएगा। हेल्थ में भी इसी तरीके से आ जाते हैं, वी हैव लिमिटेड डॉक्टर्स
और वो भी अगर सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर में आएंगे तो और ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है। तो लिमिटेशन के कारण से कहीं ना कहीं हमें रोबोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेलीमेडिसिन होती है, टेलीपैथी होती है, जो कि फ़ोन के ज़रिए अल्टीमेटली जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको एक डॉक्टर बैठ करके देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और अकॉर्डिंगली फिर उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो इस ICT का बहुत ज़्यादा यूज़ है और कहीं ना कहीं ये सब रीजनल डेवलपमेंट में ही काम आ जाएगा। ये सारा का सारा रोस्टोव के टेक ऑफ, प्री टेक ऑफ और टेक ऑफ स्टेज में आ जाएगा, प्री टेक ऑफ और टेक ऑफ स्टेज में आ जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल। ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही होंगी कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्रिटिकली एसेस द स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया। आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके बारे में यहाँ पर बताना है और साथ में ये भी बताना है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं उस इश्यूज़ को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगेन दिस इज़ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी किस तरीके से लेकर के आनी है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को चर्चा करनी पड़ जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं, सपोज जैसे बात कर रहे हैं हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर के, तो सबसे पहले आप स्टेटस बता दीजिए। स्टेटस अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डेटा दिया गया है और इस डेटा का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2022 में 2019 से बात करते हैं। 2019 में हमारा जो बैलेंस ऑफ डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट था या बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो -73 बिलियन था। करंट अकाउंट डेफिसिट $73 बिलियन का था, जो कि 2018 से लगभग 28% ज़्यादा था और लगातार ये लगभग बढ़ती गई है। 2020 में ये -10.5 बिलियन है, जो कि 85.61% ग्रोथ देखने को मिली है। 2021 में 83.13 बिलियन का लॉस था हमारा, करंट अकाउंट डेफिसिट थी। 690% इंक्रीज़ है। $151 बिलियन 2022 में देखने को मिला, जो कि 82.81% इंक्रीज़ देखने को हमें मिला है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर कह सकते हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये हमारी ज़्यादा तो है लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके का डेप्ट के फॉर्मेट में है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटल असेट, मतलब कैपिटल असेट का मतलब कैपिटल ये एक्सपेंडिचर के तौर पर है, जहाँ पर हमें ये लोन चुकाना तो है लेकिन इसके लिए अच्छा खासा टाइम है और कहीं ना कहीं हम लोग इंगेजमेंट्स कर लेते हैं जिसके बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अब सवाल अगला ये उठता है कि क्या हम लोग मेजर्स ले सकते हैं इसके इशूज़ को टैकल करने में। इशूज़ तो कई सारे हैं क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इस बैलेंस ऑफ ट्रेड पर निर्भर करता है और जितना ज़्यादा निगेटिव रहेगा उसका मतलब ये है कि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस बात को ये शो कर रहा है कि जो हमारा इंपोर्ट है जब बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये है वी आर नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट और यू कैन से सेल्फ डिपेंडेंट हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पूरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं पेट्रोलियम को लेकर के इश्यूज़ हैं जिसके लिए वी कैन चूज़ सम न्यू अल्टरनेटिव्स। हम यहाँ पर अल्टरनेटिव चूज़ भी कर रहे हैं प्लस साथ में इस अल्टरनेटिव को हम लोग मार्केट में सेल भी कर रहे हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी। सिमिलरली एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए, स्टील और आयरन इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ पार्ट हो गए, इन सब चीज़ों को अब धीरे धीरे हम लोग डेवलप करना शुरू कर दिए हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम लोग आगे आने वाले टाइम में एक लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पर नज़र आएंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इशू है, एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा इशू हमें देखने को मिल जाता है क्योंकि जो करेंसीज होती हैं दे आर इन्फ्लेटिंग देयर रेट, इन्फ्लेट करते रहते हैं और इस वजह से हमारा भी जो एक्सचेंज रेट है वो भी घटता बढ़ता रहता है, स्टेबल नहीं रह पाता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के फॉर्मेट में आ जाती है कि हमारे पास में कितनी फॉरेन करेंसी है। हालांकि रेमिटांस हमारा बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट कोविड के बाद से तो लगातार ही बढ़ते गया है। इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे जो फूड आइटम्स हैं, FMCG के प्रोडक्ट हैं और जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो सब कहीं ना कहीं जो होता है इन्फ्लेट करते रहते हैं। मार्केट हमारा थोड़ा सा इन्फ्लेशन भरा पड़ा है। इनफैक्ट अगर देखेंगे थोड़ी सी इन्फ्लेशन ज़रूरी होती है फॉर द कंपटीशन के लिए ज़रूरत हो जाती है। डिमांड जनरेशन को लेकर के है, कहीं ना कहीं इकॉनमी जब अच्छे तरीके से चलती है तो डिमांड भी अच्छी जनरेट होती रहती है। बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है कि और चैट GPT वगैरह के थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी अपनी इन्हेंस कर ही रहे हैं, तो ट्रेड भी हमारा आगे इसी तरीके से बढ़ते रहना चाहिए। विद द एडवांसमेंट ऑब्वियसली वी शुड इंक्रीज इनहेंस आवर ट्रेड। इसके अलावा रिसोर्सेज हो गए, तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही हैं, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जब उनका हम ट्रेड बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उसका रिटर्न अच्छा नहीं है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑल्सो। तो हमें इसको भी अभी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अल्टीमेटली जो क्लब ऑफ रोम या फिर लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी है उस लिमिट ऑफ ग्रोथ थ्योरी के बेसिस पर अल्टीमेटली हम यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। बाकी डेमोग्राफी के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हम लोग इस समय पॉपुलेशन जो हमारा पिरामिड देखने को मिल रहा है वो भी इस समय थोड़ा सा बल्की नेचर का है, जिसके माध्यम से हमारी जो एवरेज एज निकल करके आ रही है और 29-30 निकल करके आ रही है, जो कि लेबर फोर्स के लिए एक अच्छा रिसोर्स बनते आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स बनते आ रहा है। वी कैन यूज़ दिस रिसोर्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर 2-3 जगह पर आप ज्योग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब डेमोग्राफी के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर आप पॉपुलेशन पिरामिड को लेकर के आ सकते हैं। दिस इज पॉपुलेशन
पिरामिड को लेकर के आ सकते हैं। प्लस साथ में वर्कफोर्स के बारे में यहाँ पर बात कर लीजिए, दिस इज़ वर्कफोर्स, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स को जब लेकर के आ रहे हो तो यहाँ पर आप लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। प्लस इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में किस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ वगैरह की जा रही है, किस तरीके से लेकर के आया जा रहा है। तो ये पार्ट यहाँ पर आप बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इश्यूज़ वगैरह हैं इसमें आप सपोज़ आपको जो होता है कोई ज्योग्राफी यूज़ करनी है तो आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, विच मॉडल यू कैन यूज़। आप चले आइए थोड़ा बेसिक्स में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर के। दिस इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारा डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे। दिस इज क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। और ये जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है यहाँ पर हमारा लोकेशन बेस्ड मॉडल्स हैं, लोकेशन बेस्ड मॉडल्स। और ये जो लोकेशन बेस्ड मॉडल्स है प्राइमरली यहाँ पर 3 लोकेशन बेस्ड मॉडल्स हैं। एक हमारा है वेबर, दूसरा है हमारा क्रिस्टॉलर और तीसरा हमारा है वॉन थ्यूनेन। अगर आप देखेंगे ये तीनों के तीनों ही रिलेटेड है मार्केट से। तो ये मार्केट से लिंक होने का मतलब क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद द ट्रेड, और ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। तो जो ज्योग्राफी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है या हो पा रही है वो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के थ्रू हो पा रही है। यू कैन यूज़ दिस और अल्टीमेटली दिखा सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस का भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, सिस्टम्स एनालिसिस। यहाँ पर भी आप दिखा दीजिएगा, नोड होता है, लिंक होता है और फ्लो होता है। इनके माध्यम से भी यहाँ पर आप चीज़ों को दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हम अपने ट्रेड को और इन्हेंस कर सकते हैं। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप लोगों को बातें समझ में आई गई होंगी कि वी आर रॉ मटेरियल बेस्ड, बट नाउ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर स्टेटस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड। अब हम लोग फिनिश्ड गुड की ओर में जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये पार्ट भी आप दिखा देंगे। आई थिंक ईजिली यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है, इंडिया हैज ओपनड अप इट्स स्पेस टू प्राइवेट सेक्टर फॉर सैटेलाइट डिबेट एक्टिविटीज, क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इम्प्लीकेशन इंडिकेटिंग द मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स। हम लोगों ने जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ऊपर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि हमारा जो डेटा शेयरिंग है, इस डेटा शेयरिंग में भी दिक्कत हो रही है, तमाम और भी सारी बातें थी। अब यहाँ पर देखिए, जब हम प्राइवेट सेक्टर को बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर के। एलपीजी रिफॉर्म्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो एलपीजी रिफॉर्म्स किया था, मल्टीपल सेक्टर्स हम लोगों ने ओपन कर दिए थे, लेकिन कुछ सेक्टर अभी भी हम लोगों ने क्लोज करके रखे हुए थे इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और उसमें से एक सेक्टर हमारा था सैटेलाइट सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने इसको भी ओपन किया, न्यू हॉराइजन्स वगैरह ओपन किए, और अल्टीमेटली हम लोगों ने आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व होने के बाद से डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। जो स्पेस सेक्टर में ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसकी भी अब इन्हेंसमेंट हुई है, क्योंकि हम लोग नाविक जैसा सिस्टम बना लिए हैं जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली हमारा जो रिजोल्यूशन और जो हमारा कह सकते हैं कि सिक्योरिटी एरिया है वो भी लगातार बढ़ते चला गया है। 1500 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग थिंग। इसके अलावा इंटरनेशनल कंपटीशन जैसे स्पेस एक्स और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडिया इस समय बहुत 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 आगे निकल आया है स्पेस सेक्टर में। अगर बात करते हैं तो ग्रेटर पूल ऑफ रिसोर्सेज वी कैन यूज़। अगर मान लेते हैं हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, बाकी कंट्री के पास भी रिसोर्सेज है, तो हम लोग आपस में पूलिंग कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं लॉन्च व्हीकल्स हो गए, या फिर मान लेते हैं सैटेलाइट सिस्टम हो गया, या फिर मान लेते हैं सेमीकंडक्टर्स हो गए। इनकी पूलिंग करके अल्टीमेटली हम लोग मैन काइंड में ये चीज़ करते हैं। सैटेलाइट वगैरह जो सिस्टम होती है वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए की जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए की जाती है, साइंस के लिए की जाती है। ह्यूमन कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, रिस्क शेयरिंग हो गई और कॉमर्शियल डिमांड हो गई। ये सारा पार्ट आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न में जब हम लोग आएंगे तो सिक्योरिटी कंसर्न के बेसिस पर आप यहाँ पर ये बता सकते हैं डेटा की शेयरिंग होना। जो डेटा की शेयरिंग हो रही है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे जो कंट्री जैसे मान लेते हैं कि रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरी कंट्री इस पर एक कंसर्न जाहिर कर सकती है कि आप हमारे एरिया में क्यों देख सकते हैं। दिस कैन अगेन बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑल्सो। ये भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट का कारण बन सकता है। तीसरा हो सकता है जो हमारी साइबर वॉरफेयर चल रही है, उसमें अगर सैटेलाइट सिस्टम अगर किसी ने हैक कर लिया देन देयर विल बी अगेन सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड हो जाएगा। और अगर इसको किसी ने हैक कर लिया देन देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर दैट।
सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर से यहाँ पर ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी हियर, यहाँ पर ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ज्योग्राफी नहीं लग पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन ही फॉर्म किया गया है वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर के किया गया है और यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के क्वेश्चन उठाया गया है। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लेकर के ऐसा कोई भी मॉडल हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिल पा रहा है। अधिक से अधिक यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि आप ट्रेड ओरिएंटेड कुछ मॉडल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती वाला काम हो जाएगा, ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और जब ज़रूरत ना रहे तो फिर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस या फिर उस चीज़ को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम देखने को हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन होता है कि एग्जामिन द स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी इन द फ्यूचर। सेम वही क्वेश्चन देखिए रिपीटेड एक तरीके से। क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेटा रिस्क का जैसे हम लोगों ने बात किया ही किया है, डेटा जो होता है वो इम्प्रॉपर यूज़ अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रेगुलेशन को लेकर के दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में अगर चीज़ें हो रही हैं तो एक प्रॉब्लम हमेशा होती है कि दे कैन स्टोर द डेटा। बाकी रिवेन्यू लॉस हो गया, अनफेयर कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस हो गई, ये सभी आप लिख सकते हैं। ऊपर वाला एक क्वेश्चन एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड कल्चर एंड द सोसाइटी। हम लोगों ने ऑलरेडी देखिए ऊपर डिस्कस किया हुआ है, सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है। देखिए यही सेम क्वेश्चन अब धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। आईसीटी हैज़ बूस्टेड सर्टेन रीजन, यहाँ पर हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में भी बात किया है और साथ में हम लोगों ने वर्क कल्चर के भी बारे में बात किया है। सेम क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं आया है। क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डायमेंशन ऊपर नीचे कर दिया जाता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एग्जामिनिंग द चेंजेस इन द नेचर एंड पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगेन देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात किया हुआ है, जहाँ पर डेटा वगैरह सब कुछ डिस्कस किया हुआ था, सेम वही सारी चीज़ें फिर से आ गई हैं। यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ ट्रेड है और इश्यूज़ को डिस्कस करना है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के बातें की जा रही हैं और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन सेम से हो गए। अगेन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन एक तरीके का है। फिर हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अकाउंट फॉर परसिस्टिंग निगेटिव ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया। अब देखिए निगेटिव ट्रेड बैलेंस ऑलरेडी था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके पीछे के क्या रीज़न है। वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, डेवलपमेंट हो गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई, डिमांड हो गई, एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है, तमाम चीज़ें थी। सेम वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीटेड है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखनी है। पाइपलाइन नेटवर्क सिस्टम अक्रॉस द इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रीजनल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया गया है, दैट इज पाइपलाइन। पाइपलाइन नेटवर्क सिस्टम के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर कैसे रीजनल डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? चलिए फिर यहाँ स्टॉप करेंगे। डिस्कशन में हम लोगों ने देखा ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। आई थिंक थिंग्स मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे हम लोग ज्योग्राफिकल मॉडल्स वगैरह को इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी आई होगी। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा, लिख करके टेलीग्राम में सेंड करिएगा। आंसर्स आए हुए हैं उनको हम लोग रिव्यू भी करेंगे और उसके कुछ शॉर्ट्स वगैरह के फॉर्मेट में रिव्यू देख लिया जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ स्टॉप करते हैं। जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में टेलीग्राम चैनल में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।